कल्पना कीजिए कि हमारी ये जो पृथ्वी है ना, वो एक बहुत बड़ा पानी का टैंक है। और वो टैंक एकदम लबालब भरा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, अगर किसी को प्यास लगे तो उस पूरे विशाल टैंक में से पीने लायक पानी सिर्फ एक छोटी सी बूंद के बराबर है। बाकी सब या तो खारा है या फिर एकदम बर्फ में जमा हुआ है। मतलब ये तथ्य सुनने में जितना अजीब लगता है ना, सच्चाई के उतना ही करीब है। हाँ, और यही वो कड़वी सच्चाई है जो आज के हमारे विषय का आधार भी है। एकदम सही। तो आज की इस विशेष गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य है यूजीसी नेट पेपर 1 अनलॉक्ड वॉल्यूम 7 के उस महत्वपूर्ण अध्याय को डिकोड करना जिसे अंकित शर्मा ने लिखा है। और आज हम मुख्य रूप से एनवायरमेंटल इश्यूज ओवरव्यू और उसके साथ ही डेफिनेशन एंड स्कोप को गहराई से समझेंगे। हाँ, और साथ में लेवल्स ऑफ इम्पैक्ट भी, क्योंकि देखिए, ये विषय ना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मतलब जब हम डेफिनेशन एंड स्कोप की बात करते हैं ना, तो ये समझना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये हमें बताता है कि मानव गतिविधियां किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों को एक सीमित दायरे से बाहर जाकर प्रभावित कर रही हैं। सही बात है। और जब बात लेवल्स ऑफ इम्पैक्ट की आती है, तो इसका असर केवल किसी एक फैक्ट्री के आसपास नहीं होता। ये भूजल में जहर घुलने जैसी लोकल समस्या से शुरू होता है और फिर क्लाइमेट चेंज जैसी ग्लोबल तबाही तक जाता है। और जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि अक्सर इन्हीं लेवल्स ऑफ इम्पैक्ट के वैज्ञानिक कारणों पर सवाल बनते हैं। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में सुलझाते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें ना, तो पोल्यूशन सोर्सेज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अदृश्य हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल बन चुके हैं। चाहे वो सुबह के ट्रैफिक का धुआं हो या फिर खेतों में डाला जाने वाला बेतहाशा फर्टिलाइजर। मतलब मुझे तो लगता है कि हम इंसानों ने लेवल्स ऑफ इम्पैक्ट को इतनी गंभीरता से ले लिया है कि अब जल, थल और वायु, तीनों में पोल्यूशन सोर्सेज का अपना अपना कोटा पूरी तरह से भर दिया है। कहीं कोई जगह खाली नहीं छोड़ी है। ये इंसानी फितरत पर एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा व्यंग्य है। और यही वजह है कि यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में इन विषयों पर इतने विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं। हाँ, मतलब एक भावी रिसर्चर या शिक्षक से ये उम्मीद की जाती है कि वो इन पोल्यूशन सोर्सेज के पीछे के विज्ञान को समझे, ना कि सिर्फ इनके नाम रट लें। बिल्कुल सही। अब इस पूरी समस्या को समझने से पहले ना, ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारे पास बिगाड़ने के लिए आखिर संसाधन बचा कितना है। सही कहा। तो अपनी चर्चा की दिशा वाटर, द रिसोर्स, कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मोड़ते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि उम्मीदवारों को पानी की उपलब्धता के आंकड़ों में बहुत ज्यादा उलझन होती है। वो जो प्रतिशत वाली बात है, वो आखिर है क्या? देखिए, इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीजिंग ऑर्डर पर नजर डालनी होगी। अच्छा। दुनिया के कुल पानी का सबसे बड़ा हिस्सा तो महासागरों में है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर हम खारे पानी को हटा दें, तो वितरण का घटता क्रम कुछ इस तरह बनता है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज्यादा पानी आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में मौजूद है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ग्राउंड वाटर आता है। तीसरे नंबर पर लेक्स फ्रेश वाटर है। चौथे पर एटमॉस्फेयर आता है, मतलब हवा में मौजूद जो नमी होती है। और सबसे अंत में रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आती हैं। मतलब नदियां सबसे आखिर में। हाँ, सबसे कम मात्रा में। यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प देसी उदाहरण आ रहा है। ये जो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स है ना, ये बिल्कुल एक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की तरह है। हाँ, एफडी वाला उदाहरण एकदम सटीक है। मतलब इसमें बहुत सारा बैलेंस तो है, लेकिन रोजमर्रा के खर्चों के लिए इसे आसानी से तोड़ा या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ हमारी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स है, जो उस चिल्लर की तरह है जो हमेशा हमारी जेब में रहती है, इस्तेमाल के लिए तुरंत तैयार, लेकिन मात्रा में सबसे कम। ये एनालॉजी स्थिति को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है ना? बिल्कुल। अब अगर इसी बात को परीक्षा के एक दूसरे नजरिए से देखें, जहां सिर्फ ताजे पानी की बात हो रही हो, यानी फ्रेश वाटर क्वांटिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में पूछा जाए, तो ये सूची बिल्कुल उल्टी दिशा से शुरू होगी। मतलब सबसे कम से सबसे ज्यादा? हाँ, सबसे कम मात्रा रिवर्स एंड स्ट्रीम्स में है, उससे थोड़ा अधिक फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिजर्वॉयर्स में, फिर उससे ज्यादा ग्राउंड वाटर में, और ताजे पानी का सबसे बड़ा और विशाल भंडार आइस और स्नो के रूप में जमा है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। जब नदियों और झीलों में पानी इतनी कम मात्रा में है, तो पर्यावरण विज्ञान और परीक्षाओं में बार बार इसी चिल्लर से जुड़े सवाल क्यों आते हैं?
मतलब ग्लेशियर्स पर उतना ध्यान क्यों नहीं दिया जाता जितना वाटर पोल्यूशन पर दिया जाता है? इसके पीछे का विज्ञान और मानव इतिहास दोनों ही बहुत रोचक हैं। वो कैसे? भले ही रिवर्स एंड स्ट्रीम्स में पानी की मात्रा सबसे कम है, लेकिन पूरी मानव सभ्यता का विकास, खेतीबाड़ी, बड़े उद्योग और शहरों का निर्माण इसी सरफेस वाटर पर निर्भर है। हाँ, पानी के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। बिल्कुल। और क्योंकि ये संसाधन सबसे आसानी से उपलब्ध है, इसलिए इंसान ने सबसे ज्यादा इसी का दोहन किया है। और जो चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगी, वही सबसे ज्यादा प्रदूषित भी होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए वाटर पोल्यूशन का पूरा विज्ञान इसी सीमित संसाधन के इर्द गिर्द घूमता है। ये एक बहुत ही तार्किक बात कही आपने। जब ये स्पष्ट है कि पानी इतना सीमित है, तो फिर ये वाटर पोल्यूशन हो कैसे रहा है? आखिर इसके असली गुनहगार हैं कौन? चलिए, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन सोर्सेस के विज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, प्रदूषण के स्रोत को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक है पॉइंट सोर्स पोल्यूशन और दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। विज्ञान की भाषा में पॉइंट सोर्स पोल्यूशन वो है जहां प्रदूषक एक निश्चित और पहचाने जा सकने वाले स्थान से पानी में प्रवेश करते हैं। कोई उदाहरण? जैसे कि किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डिस्चार्ज पाइप हो गया या किसी केमिकल फैक्ट्री की नाली हो गई। अच्छा, इसे ऐसे देखा जा सकता है कि पॉइंट सोर्स पोल्यूशन मोहल्ले की उस लीक होती हुई मुख्य पाइपलाइन की तरह है, जिसे देखकर कोई भी तुरंत बता सकता है कि समस्या यहाँ से आ रही है। मतलब इसका एक फिक्स्ड एड्रेस होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसका एक निश्चित स्थान होने के कारण इसे मॉनिटर करना, मापना और रेगुलेट करना काफी आसान होता है। सरकारें सीधे उस फैक्ट्री पर जुर्माना लगा सकती हैं। हाँ, क्योंकि पता है कि गलती किसकी है। बिल्कुल। लेकिन असली चुनौती दूसरी श्रेणी में है, जिसे नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कहते हैं। ये किसी एक पाइप या नाली से नहीं आता। तो फिर कहाँ से आता है? ये एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र से रीस्कल पानी में मिलता है। मुझे लगता है नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन की असली प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल एक विशाल स्पंज की तरह है। स्पंज? हाँ, जब बारिश होती है ना, तो पानी पूरे शहर की सड़कों से, मोटर ऑयल, खेतों से, फर्टिलाइजर और छतों से गंदगी धोते हुए उस स्पंज से निचोड़कर एक साथ नदी में जा गिरता है। इसमें किसी एक व्यक्ति या जगह को दोष नहीं दिया जा सकता कि प्रदूषण किसने फैलाया। ये स्पंज वाला उदाहरण इसके काम करने के तरीके को बिल्कुल सही ढंग से समझाता है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा सोर्स डिफ्यूज्ड, एपिसोडिक एंड डिफिकल्ट टू मॉनिटर है। और इसका उत्तर नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन ही है। क्योंकि बारिश कब होगी ये एपिसोडिक है और पानी कहां से बहकर आएगा ये डिफ्यूज्ड है। इसका कोई निश्चित पैटर्न ही नहीं होता। ये तो बिल्कुल उन रिश्तेदारों की तरह है जो शादी में अचानक आकर रायता फैला जाते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता कि शुरुआत आखिर की किसने थी। और सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। परीक्षा के नजरिए से भी ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अच्छा, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन सोर्सेज के बाद ना, स्रोत सामग्री में कुछ स्पेसिफिक पोल्यूशन सिनेरियोज का भी बहुत गहराई से जिक्र किया गया है। एक जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा, वो था थर्मल पावर प्लांट्स का प्रभाव। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोई फैक्ट्री नदी में सिर्फ गर्म पानी छोड़ रही है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, तो उससे प्रदूषण कैसे हो सकता है? गर्म पानी तो नुकसानदायक नहीं होना चाहिए ना? ये एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी है। पानी का तापमान बढ़ने से उसका पूरा रासायनिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसे थर्मल प्रदूषण कहते हैं। अच्छा। विज्ञान का नियम है कि जब पानी गर्म होता है तो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन, जिसे हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन या डीओ कहते हैं, उसको रोकने की क्षमता कम हो जाती है। मतलब गर्म पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है? बिल्कुल। जब थर्मल पावर प्लांट्स अपना गर्म पानी सीधे नदियों में छोड़ते हैं तो नदी का डीओ लेवल अचानक से गिर जाता है, जिससे मछलियां और अन्य जलीय जीव सचमुच दम घुटने से मर जाते हैं। बिना किसी केमिकल के सिर्फ तापमान बदलकर भी हम पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकते हैं। स्पेसिफिक पोल्यूशन सिनेरियोज के तहत रिवर गंगा का केस स्टडी भी बहुत कुछ बयां करता है। हाँ, गंगा का मामला तो बहुत ही संवेदनशील है। गंगा की सफाई के इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन स्रोत सामग्री बताती है कि इसके जल साफ होने की संभावना कम है। ऐसा क्यों है? देखिए, गंगा के मामले में 3 मुख्य वैज्ञानिक कारण हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है थिनिंग फ्लो रेट, बहाव का कम होना। हाँ, किसी भी नदी में प्रदूषण को डाइल्यूट या पतला करने की प्राकृतिक क्षमता उसके बहाव की गति पर निर्भर करती है। बांधों और नहरों के कारण गंगा का बहाव बहुत धीमा हो गया है, जिससे वो खुद को साफ नहीं कर पाती। समझ गए। दूसरा कारण
फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट्स है। वो क्यों फेल हो जाते हैं? ट्रीटमेंट प्लांट्स अक्सर बिजली की कमी या अपनी क्षमता से अधिक दबाव आ जाने के कारण काम नहीं कर पाते। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है इंक्रीज्ड सीवेज। मतलब बढ़ती आबादी का असर। बिल्कुल। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, सीवेज का लोड नदी की डाइल्यूट करने की प्राकृतिक क्षमता से कहीं ज्यादा हो गया है। ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। अभी तक हमने भारी कारणों और स्रोतों पर बात की, लेकिन जब ये सब कचरा पानी में मिल जाता है ना, तो असल में पानी के अंदर वैज्ञानिक स्तर पर क्या चल रहा होता है। चलिए की कंटेमिनेंट्स के इस माया जाल के अंदर थोड़ा गोता लगाते हैं। तो देखिए, पानी में मौजूद की कंटेमिनेंट्स को रसायन विज्ञान के आधार पर मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सूची में पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स, VOCs, PFAS और PCBs जैसे भारी भरकम नाम आते हैं। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम सुपरमार्केट जाते हैं तो ऑर्गेनिक का मतलब सेहतमंद होता है ना? जैसे ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक दालें। हाँ, बिल्कुल। तो फिर पर्यावरण विज्ञान में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इतना खतरनाक और विलन क्यों माना जाता है? ये विरोधाभास क्यों है? ये कंफ्यूजन बहुत से उम्मीदवारों को होता है। रसायन विज्ञान में ऑर्गेनिक शब्द का सेहत से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब है? विज्ञान में ऑर्गेनिक का सीधा सा मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद हो। जब हम जल प्रदूषण में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम इंसान द्वारा बनाए गए खतरनाक सिंथेटिक कार्बन रसायनों की बात कर रहे हैं। ओहो, क्या इन रसायनों के काम करने के तरीके का कोई उदाहरण दिया जा सकता है? जैसे VOC या PFAS पानी में जाकर असल में करते क्या हैं? बिल्कुल। VOC का मतलब है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। ये वो रसायन हैं जो आसानी से भाप बन जाते हैं, जैसे पेंट या सॉल्वेंट्स। लेकिन जब ये पानी में मिल जाते हैं तो ये पानी के अंदर ही घुलकर उसे जहरीला बना देते हैं, जिससे नर्वस सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचता है। खतरनाक है। दूसरा खतरनाक नाम है PFAS। इन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है। एक मिनट, फॉरएवर केमिकल्स मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होते? आपने बिल्कुल सही समझा। इनमें मौजूद कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो रसायन विज्ञान के सबसे मजबूत बॉन्ड्स में से एक है। अच्छा। प्राकृतिक बैक्टीरिया या सूरज की धूप इन्हें नहीं तोड़ सकती। ये पानी में सालों साल तक रहते हैं और हमारे शरीर में जमा होकर कैंसर का कारण बनते हैं। ये तो बहुत डरावना है। इसी तरह PCBs हैं, यानी पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनल्स, जो पुराने ट्रांसफार्मर के तेल में बहुत इस्तेमाल होते थे। ये बायो एक्यूमुलेशन के जरिए मछलियों के चर्बी में जमा हो जाते हैं और फिर मछलियों से इंसानों में आ जाते होंगे। बिल्कुल, खाद्य श्रृंखला के जरिए इंसानों तक पहुंच जाते हैं। ये सच में डरावना है कि जो चीज दिखती नहीं है वो इतनी ज्यादा घातक हो सकती है। तो फिर इनऑर्गेनिक कंटैमिनेंट्स क्या होते हैं और वे इनसे कैसे अलग हैं? इनऑर्गेनिक कंटैमिनेंट्स वीर तत्व हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होता। इनमें अमोनिया, हैवी मेटल्स, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स और गाद, जिसे सिल्ट कहते हैं, वो सब आते हैं। और इनमें से भारी धातुओं में आर्सेनिक का मामला परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, हमारी स्रोत सामग्री में भी पूर्वी भारत में आर्सेनिक की समस्या पर बहुत जोर दिया गया है। ये भूजल में कैसे पहुंचता है? क्या ये भी किसी फैक्ट्री से निकलता है? नहीं, आर्सेनिक का मामला काफी अलग है। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया द ग्राउंड वाटर इज कंटेमिनेटेड बाय आर्सेनिक। तो ये आता कहाँ से है? आर्सेनिक प्राकृतिक रूप से जमीन के नीचे की चट्टानों में मौजूद होता है, लेकिन पूर्वी भारत में जब सिंचाई के लिए ट्यूबवेल से बहुत ज्यादा भूजल निकाला गया तो जमीन के अंदर जो जगह खाली हुई वहां ऑक्सीजन पहुंच गई। अच्छा, और फिर? इस ऑक्सीजन ने चट्टानों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया की, जिससे आर्सेनिक घुलकर पानी में आ गया। बाप रे! यह इंसान के अत्यधिक दोहन का ही नतीजा है, जो आज त्वचा के घाव और कैंसर का कारण बन रहा है। यानी हमने ज्यादा पानी निकालकर खुद ही जहर को अपने घर निमंत्रण दे दिया। इसके अलावा ना, स्रोत सामग्री में एक और शब्द बहुत बार आया है, टोबिडिटी, मतलब पानी का धुंधलापन। हाँ, और सिल्ट? बिल्कुल। क्या सिर्फ मिट्टी या गाद का पानी में मिलना भी इतना बड़ा इनऑर्गेनिक कंटैमिनेंट माना जाता है? 100%। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि टर्बिडिटी का सबसे बड़ा कारण क्या है। इसका उत्तर मडी वाटर है। तो इससे नुकसान क्या होता है? जब पानी में बहुत ज्यादा सिल्ट सस्पेंडेड होती है तो पानी धुंधला हो जाता है। इसका वैज्ञानिक असर ये होता है कि सूरज की रोशनी नदी या झील की गहराई तक पहुंच ही नहीं पाती। ओहो।
रोशनी न मिलने से जलीय पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। और अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पानी में ऑक्सीजन कैसे बनेगी? एकदम सही। ऑक्सीजन बनना बंद हो जाता है और पूरा का पूरा इकोसिस्टम ढह जाता है। ये एक अद्भुत जानकारी है। मतलब पानी का धुंधलापन सिर्फ देखने में खराब नहीं लगता, बल्कि वो पानी की सांसें रोक देता है। बिल्कुल। अब देखिए, हमने बीमारी के कारण, प्रदूषकों के नाम और उनके काम करने के तरीके को गहराई से समझ लिया है। लेकिन एक रिसर्चर का काम सिर्फ समस्या खोजना नहीं है, समाधान देना भी होता है। सही बात है। तो चलिए इस गहन चर्चा के अंतिम और सबसे रचनात्मक हिस्से यानी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज की ओर बढ़ते हैं। किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए जो नीतियां अपनाई जाती हैं, उन्हें मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से सैनिटेशन एंड ट्रीटमेंट, इरोजन कंट्रोल, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रेगुलेशन शामिल हैं। हर प्रदूषक के स्रोत के अनुसार एक अलग रणनीति काम आती है। इनमें से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो कंसेप्ट है ना, वो परीक्षा के लिए बहुत अहम लगता है, खासकर नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन को रोकने के संदर्भ में। स्रोत सामग्री में बफर जोन्स का जिक्र किया गया है। ये बफर जोन असल में काम कैसे करता है? ये प्रकृति के इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। बफर जोन का मतलब है खेतों और नदी के बीच के खाली किनारे पर घने पेड़ पौधे और घास लगाना। अच्छा। जब बारिश का पानी खेतों से फर्टिलाइजर, जिसमें नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स होते हैं, उनको लेकर बहता है, तो ये पानी नदी में गिरने से पहले इस बफर जोन से गुजरता है। तो वो पेड़ पौधे क्या करते हैं? यहाँ लगे पौधों की जड़ें एक भौतिक छलनी यानी फिजिकल फिल्टर का काम करती हैं और मिट्टी को कटने से रोकती हैं। इसे ही इरोजन कंट्रोल कहते हैं। साथ ही ये पौधे उन हानिकारक नाइट्रेट्स को नदी में जाने से पहले ही सोख लेते हैं। इस तरह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बिना किसी मशीन के प्रदूषण रोक देता है। ये वाकई में बहुत शानदार है। और अंत में रेगुलेशन यानी कड़े कानून बनाना और उन्हें सख्ती से लागू करना भी तो उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। उम्मीदवारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आजकल की परीक्षाओं में सीधे सवाल कम और कंसेप्ट को अप्लाई करने वाले सवाल ज्यादा आते हैं। मतलब एक समस्या दी जाएगी और सबसे उपयुक्त मिटिगेशन स्ट्रैटेजी पूछी जाएगी, इसलिए इसके पीछे के तर्क को समझना रटने से ज्यादा जरूरी है। सही कहा। अगर ये स्पष्ट है कि पॉइंट सोर्स पोल्यूशन एक निश्चित जगह से आता है, तभी ये तय किया जा सकेगा कि वहां सैनिटेशन एंड ट्रीटमेंट प्लांट लगाना सबसे सही मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है। ज्ञान को समझना और उसे सही जगह लागू करना ही सफलता का मूल मंत्र है। बहुत ही शानदार विश्लेषण। अब समय आ गया है इस पूरी चर्चा को एक ऐसे मेमोरी कोड या हैक के साथ बांधने का जो परीक्षा के भारी दबाव में भी इन तथ्यों को याद रखने में मदद करे। आज हमने पानी के वितरण पर जो बात की थी ना, उसके लिए एक अचूक मेमोनिक साझा करते हैं। हाँ, ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी दुनिया में पानी के घटते क्रम को याद रखने के लिए IGLAR, इग्लार शब्द को याद रखा जा सकता है। मैं डिकोड करती हूँ। जी। I से आइस कैप्स है ना? बिल्कुल। G से ग्राउंड वाटर। हाँ। L से लेक्स। सही। A से एटमॉस्फेयर और R से रिवर्स, आइग्लार। ये बहुत ही प्रभावी है, आइग्लार। और अगर परीक्षा में सवाल घुमाकर पूछ लिया जाए, मतलब सिर्फ ताजे पानी की बात हो, हाँ, यानी फ्रेश वाटर क्वांटिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में पूछा जाए, तो इस फॉर्मूले को बस नदियों से शुरू कर देना है। इसकी ट्रिक है RLGI। R से रिवर्स, L से लेक्स, G से ग्राउंड वाटर और I से आइस, RLGI। इस तरह के मेमोरी ट्रिक्स परीक्षा में बहुत समय बचाते हैं और कंफ्यूजन दूर करते हैं। सही रणनीति और सही स्टडी मटेरियली किसी भी कठिन परीक्षा को आसान बनाते हैं। गहराई से समझे गए कंसेप्ट्स कभी भूलते नहीं हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बताना बहुत जरूरी है कि आज की इस चर्चा में जो भी वैज्ञानिक तथ्य, कॉन्सेप्ट्स और उदाहरण हमने डिकोड किए हैं, वे सभी अंकित शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक UGC नेट पेपर 1 अनलॉक्ड वॉल्यूम 7 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से लिए गए हैं। हाँ, ये एक बेहतरीन किताब है। जो भी उम्मीदवार इन विषयों को परीक्षा के दृष्टिकोण से और भी गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए इस स्रोत सामग्री का अध्ययन करना एक बहुत ही ठोस कदम साबित होगा। इस पुस्तक में कॉन्सेप्ट्स को मैक्सिमम एग्जाम रेलेवेंस विद मिनिमम कॉग्निटिव ओवरलोड के सिद्धांत पर समझाया गया है, जो एक सीरियस एस्पिरेंट की सबसे बड़ी जरूरत होती है। तो आज की ये हमारी एनवायरमेंटल इश्यूज पर गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। लेकिन खत्म करने से पहले
सोचने के लिए एक सवाल जरूर छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल। हम सभी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जरा विचार कीजिए, जिस फ्रेश वाटर क्वांटिटी को आज हम लीटर या प्रतिशत में नाप रहे हैं, अगर आने वाली पीढ़ियों को ये सब सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ना पड़े और उन्हें कभी साफ नदी का पानी देखने को ही ना मिले, तो क्या हम सच में एक विकसित समाज कहलाने का अधिकार रखते हैं? इस पर जरूर विचार करें। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने का भी एहसास कराता है। सही बात है। तो अगली चर्चा में फिर मिलेंगे नए कंसेप्ट्स और नई इनसाइट्स के साथ। तब तक सीखते रहें और अपने आसपास के पर्यावरण का ध्यान रखें।